और ईवीएस वाले सेक्शन से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। जो एनवायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में आए हुए हैं उससे हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है ईवीएस का, आपका पहला क्वेश्चन है कि डल झील कहाँ स्थित है। डल झील जो है, डल लेक इसको बोलते हैं, तो वो डल झील कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। जो श्रीनगर है एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की, वहां ये डल लेक स्थित है। JNK जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीनगर। इस श्रीनगर में ये स्थित है आपका डल लेक। जो डल लेक है, जो डल झील है, ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपका सही आंसर है श्रीनगर जम्मू कश्मीर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, ऐसे आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करना है, तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वहां पे एक ऑप्शन था जो बिल्कुल सही है, जिसका नाम है आपका गुजरात है। जो एक तरीके से आपका पहला है गुजरात, दूसरा है यूपी और आपका तीसरा है छत्तीसगढ़। ये तीन स्टेट जो है ये आपके मध्य प्रदेश के नियरेस्ट है या निकटवर्ती राज्य है मध्य प्रदेश के। कौन कौन? गुजरात, यूपी और छत्तीसगढ़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली कहाँ खाई जाती है। नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली जो है वो गोवा में बहुत ही पसंद की जाती है, या वहाँ की आप मुख्य भोजन कह सकते हैं, या वहाँ के लोग काफी पसंद करते हैं इसको। जो समुद्री मछली है जो नारियल के तेल में बनी हुई होती है, उसको गोवा के लोग पसंद करते हैं या खाते हैं। इससे जुड़ी एक दो क्वेश्चन और आता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है या स्थान है जहां लोग जो है वो सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो वो आपका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। वैसे ही किसी भी करी के साथ जो नारियल डली हुई जो करी है उसके साथ उबला हुआ टेपुकुआ जो है वो कहाँ खाना पसंद करते हैं? तो आपका सही आंसर है केरला। जो प्रीवियस दिनों में जो सीटेट एग्जाम हुए हैं उनमें ये सभी जगह से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके NCERT में ये सब गिवन है। लेकिन कल के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आया था कि समुद्री मछली जो है, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो आपका सही आंसर है गोवा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो झूम फार्मिंग जो है, झूम खेती, ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किया जाता है। जो उत्तर पूर्वी भारत का जो हिस्सा है वहां ये झूम फार्मिंग की जाती है। तो झूम फार्मिंग जो है ये आपका मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में ये मुख्य रूप से आपकी झूम खेती की जाती है। जो झूम फार्मिंग है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उसमें मुख्यतः वो दो स्टेट हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा मिजोरम, जहाँ पे झूम फार्मिंग, झूम खेती की जाती है। इस खेती में जो फसल कटाई के बाद जो खरपतवार बच जाते हैं वो वहां पे पुल आउट करके एक तरीके से, या उसको वहीं उसी खेत में उसी खरपतवार को जलाकर और उसका जो कंपोस्ट है, उसका जो राख है, उसको रसायन के रूप में उसी खेत में प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है इसको झूम फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ये आपका झूम फार्मिंग है, झूम खेती, जो नॉर्थ ईस्ट में, भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में मुख्यतः प्रचलित है, की जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर एवं लकड़ी के घर कहाँ बने हुए होते हैं। तो लकड़ी एवं पत्थर के घर जो है वो आपके मनाली जो है अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, वहां आपके लकड़ी और पत्थर के घर बने होते हैं। आपका सही आंसर है मनाली। ये मनाली कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ये मनाली जो है काफी ठंडा स्थान है, काफी कोल्ड प्लेस है, और इस कारण यहाँ के घर जो है वो दोनों तरफ से पत्थर के सहारे उस लकड़ी को बांधा हुआ रहता है, और काफी बर्फीली इलाका भी है मनाली।
जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो लकड़ी के साथ साथ पत्थर का यूज करके जो घर बनाया जाता है वो मनाली हिमाचल प्रदेश में बनाई जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ईवीएस का कि मच्छरों से होने वाले रोग के समुच्चय बताना है। आपके ऑप्शन में 2-2, 3-3 डिजीज के नाम दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा डिजीज का समुच्चय है, सेट है, जो आपका मच्छर के द्वारा या मस्कीटो के द्वारा फैलता है। तो 3 रोग है मुख्य रूप से। एक है, पहला है मलेरिया, दूसरा है आपका डेंगू और तीसरा है चिकनगुनिया। ये मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया रोग जो है ये मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू और चिकनगुनिया, ये 3 रोग का जो सेट है आपके ऑप्शन में या समुच्चय है, ये आपके मच्छर से होने वाले रोग हैं। ये तीनों रोग जो है ये आपके मच्छर से होने वाले हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। आपका सही आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपका मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया दिया हो उसके साथ आप जाएंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी अधिक होती है? वो कौन सा पक्षी है? आपके ऑप्शन में कुछ पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी पक्षी है जिसकी दृष्टि जो है, विजन जो है, वो मनुष्य से 4 गुनी बेहतर होती है। तो वो 3 पक्षी है आपके। पहला है गिद्ध। गिद्ध पक्षी जो है, जिसको आपने देखा होगा मरे हुए जानवरों को खाता है, वो बड़े साफ सुथरा उस चीजों को, जब मरे हुए जानवरों को खाता है तो आसपास बहुत सफाई रखता है तथा बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो जो गिद्ध है, चील है, एक प्रकार की ये पक्षी है, और बाज, ये 3 पक्षी है जो मनुष्यों से या हमसे 4 गुना बेहतर इसकी विजन होती है, दृष्टि होती है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो मनुष्यों से 6 गुना बेहतर देख सकता है? तो हमारा है टाइगर, बाघ। टाइगर जो है यानी बाघ, वो मनुष्य से 6 गुना बेहतर देखता है। और गिद्ध, चील और बाज जो है ये मनुष्यों से हमसे 4 गुना बेहतर इसकी विजन होती है, दृष्टि होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के बारे में क्या सत्य है? आपका 1, 2, 3, 4 करके दिया है, उसमें से बताना है कि क्या क्या सत्य है उसके बारे में। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे, आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। रेगिस्तानी ओक जो है यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एक प्रकार का ट्री है, ये एक प्रकार का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने का कारण है कि ये रेगिस्तानी इलाकों में होता है और इसकी ऊंचाई जो है वो हमारे कक्षा की ऊंचाई की आसपास 4 मीटर के आसपास, 4 मीटर या फुट में अगर बात करें तो 10 से 12 फीट इसकी जो है वो हाइट होती है। इसका तना जो है, इस पेड़ का जो तना है वो अपने अंदर वाटर को, पानी को स्टोर करता है। और इसकी जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर लगभग 30 फीट की गहराई तक जाते हैं। जहां तक पानी जहां से प्राप्त हो जाते हैं वहां तक इनकी रीच होती है, और वहां से वो पानी ऑब्जर्व करके और अपने तने में जो है वो एक तरीके से स्टोर करते हैं। और जब वहां के इलाकों में, आसपास लोगों में जब पानी की कमी होती है तो इस तने में लोग पतली पाइप डाल करके और उस पानी को पीते हैं। तो रेगिस्तानी इलाका में इसको काफी कम पानी की आवश्यकता होती है तथा लोगों के पानी की जरूरतों को भी ये पूरा करता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर या 10 से 12 फीट होती है। ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। जिस ऑप्शन में आपकी मुख्य विशेषताएं दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट या मीटर में बात करें तो 4 मीटर। इसका जो तना है वो वाटर अब एक तरीके से स्टोर करता है। इसकी जड़ें जो है वो पानी जो सतह है धरती के नीचे जहां से पानी प्राप्त होती है वहां तक इसकी जड़ें जाती हैं और जड़ें उस वाटर को ऑब्जर्व करती है और अपने तने में स्टोर करती है। और कभी कभी जरूरत पड़ने पर वहां आसपास के जो लोग हैं वो इस तने में पतली पाइप डालकर और इस पानी को पीते हैं। यही बात है एक ओवरऑल ओक ट्री के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ईवीएस का क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होता है। अब हम चलेंगे सीडीपी वाले सेक्शन पे और थोड़ा सा बात कर लेंगे उस टॉपिक पे जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम सीडीपी के ऊपर बात करेंगे जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला सेक्शन है।
पहला क्वेश्चन आपका एडीएचडी से है। जो सीडीपी का पहला क्वेश्चन है वो आपका एडीएचडी से है। क्या है एडीएचडी? एडीएचडी क्या है? ये अटेंशन डेफिसिट, इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये एक प्रकार का लर्निंग डिसऑर्डर है, अटेंशन डिसऑर्डर है। इस विकार से जो बच्चे प्रभावित हैं या ये डिसऑर्डर जिस बच्चे में है वो बच्चा अपने ध्यान को, अपने जो उसका अवधान है, जो अटेंशन है, उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। उसका मूड जो है वो बार बार स्विंग होते रहता है, विचलित होते रहता है। किसी एक एस्पेक्ट पे या किसी एक काम पे, किसी एक ऑब्जेक्ट पे, किसी एक एक्टिविटी पे वो फोकस नहीं कर पाता है। ये फोकस लेस होता है, कंसंट्रेशन लेस होता है और बार बार इसका मूड जो है वो स्विंग होते रहता है। हाइपर एक्टिव है, जितनी नहीं होनी चाहिए जरूरत से ज्यादा एक्टिव है, जिस कारण से जो है वो किसी एक काम पे वह अपना फोकस नहीं दे पाता। एक प्रकार का ये लर्निंग डिसऑर्डर है। एडीएचडी जो है ये एक प्रकार का लर्निंग डिसऑर्डर है, अधिगम विकार है, जो ध्यान से संबंधित है, कंसंट्रेशन से संबंधित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निपुण। निपुण क्या है? ये लगभग हर एक सेट में, हर एक सेशन में, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। निपुण है क्या? तो निपुण जो है एक योजना है, एक मिशन है जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस निपुण के पहले हम स्थापना की बात कर लेते हैं। तो निपुण का स्थापना जो है वो 5 जुलाई 2021 को डॉक्टर रमेश पोखरियाल की मदद से हुआ था। 5 जुलाई 2021 एक व्यक्ति थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उनकी मदद से इस निपुण की स्थापना की गई। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है, इसका मेजर जो उद्देश्य है, यह है बच्चों में साक्षरता लाना, लिटरेसी लाना तथा जो गणित है, मैथमेटिक्स है, उसको जीवन का एक हिस्सा बनाना या हर एक बच्चे को गणित में बेहतर प्रदर्शन करवाना, परफॉर्मेंस करवाना, उनको सिखाना ताकि उनके रियल लाइफ में जो मैथमेटिक्स की यूज है या उस जरूरत को समझे और ओवरऑल वो गणित में, मैथमेटिक्स में बेहतर हो सके। और साक्षरता जो है, लिटरेसी जो है, इसको बेहतर किया जा सके और हर एक बच्चे को साक्षर किया जा सके। इस निपुण का अर्थ यही है, एक मेजर ऑब्जेक्टिव है जिसकी स्थापना 5 जुलाई 2021 को हुई थी और जिसकी अध्यक्षता या एक प्रकार से इनको श्रेय जाता है एक व्यक्ति है डॉक्टर रमेश पोखरियाल। इसमें जो पूछा हो आपसे, स्थापना पूछा हो, उस व्यक्ति का नाम पूछा हो, उद्देश्य पूछा हो, उसमें से आप देख लेंगे क्योंकि हमने तीनों चीजों को डिस्कस किया है। स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 2021। किसकी श्रेय जाता है, किसकी मदद से? डॉक्टर रमेश पोखरियाल। इसका उद्देश्य है बच्चों को साक्षरता, बच्चों में साक्षरता लाना, प्रत्येक बच्चे को साक्षर बनाना तथा साथ ही साथ गणित को बेहतर करना या हर एक बच्चे को मैथमेटिक्स का जो नॉलेज है वो प्रदान करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 से। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारा 2020 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, जो 5+3+3+4 मॉडल पे बेस्ड है, ये बात करता है 3 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की। ये बात करता है 360 डिग्री असेसमेंट की। इसमें बच्चे के जीवन के हर एक पक्ष को असेसमेंट का पार्ट बनाया जाए। ये बात करता है प्लेवे की, ये बात करता है बच्चे की, टीचर की, ये ओवरऑल बहुत सारी बातें करता है एनईपी 2020। लेकिन छोटा सा एक जो फॉर्मेट है जहां से क्वेश्चन आ जा रहा है वो है आपका 360 डिग्री असेसमेंट और ये किस मॉडल में बेस्ड है? तो 5+3+4 मॉडल और ये बात करता है 3 से 18 साल के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। हम नेक्स्ट बात करेंगे एनसीएफ 2005 पे। एनसीएफ 2005 जो है और हमारे देश का चौथा एनसीएफ है जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। ये आपका चौथी एनसीएफ थी। इससे पहले आपका 1975, 1988, देन 2000 और फिर ये 2005। ये वन ऑफ द फोर्थ एनसीएफ था। ये बात करता है हैंड्स ऑन एक्टिविटी की। इसके 5 मुख्य गाइडिंग प्रिंसिपल थे इस एनसीएफ 2005 के।
ये रोट लर्निंग से बच्चे के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे या एक तरीके से रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग पे ये फोकस करता है या ट्रांसफर करता है। रोट मेथड को हटाता है, बच्चे का जो भार है बच्चे का उसको कम करने की बात करता है, और साथ ही साथ बच्चा जो है उस बच्चे को एक्टिविटी में या सेंटर में रखने की बात यह करता है। इस एनसीएफ से पियाजे वाइगोस्की तो फिक्स ही है, वहां से तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। पियाजे जो है वो एक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जो स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे जो बिलोंग करते हैं आपके कॉग्निटिव स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से। उन्होंने स्टेजेस थ्योरी दिया हुआ है, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले 4 फैक्टर दिए हैं इन्होंने। पहला है मैच्योरेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है सोशल इंटरेक्शन और चौथा है इक्विलिब्रियम। इसके अलावा इन्होंने 4 स्टेज दिया है। अब बताया है कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में है, ये जो है स्टेजेस में होता है, और वो 4 स्टेजेस है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते आते बच्चे में जो है वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, बच्चा जो है साइंटिफिक थिंकिंग करने लगता है और दुनिया की तमाम चीजें जो हाइपोथेसिस कर सकता है, जो उसके सामने नहीं भी है वो उसके बारे में सोच सकता है, हाइपोथेसिस कर सकता है, इमेजिनेशन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। ये स्कीमा की बात करते हैं, एक टर्म इन्होंने दिया हुआ है स्कीमा, जिसको रूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या ये पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या प्रोसेस ऑफ नोइंग। दुनिया की तमाम वस्तुओं को, चीजों को, व्यक्तियों को जो हम पहचान पाते हैं, वो पहचानने की जो प्रक्रिया है या जिसकी मदद से हम पहचान पाते हैं उसको इन्होंने स्कीमा नाम दिया है। कि आपके अंदर हर एक वस्तु की इमेज बनी हुई है, जिसकी मदद से, इस माइंड में बनी इमेज की मदद से आप किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को आप पहचान पाते हैं। इसी पहचानने की जो प्रोसेस है या जो इमेज है, इसको इन्होंने स्कीमा नाम दिया है। वाइगोस्की जो एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने अपने थ्योरी में समाज, संस्कृति, सोशियो कल्चरल लैंग्वेज थ्योरी, जिसमें सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज यानी समाज, संस्कृति और भाषा को एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये मानते हैं कि ये तीनों एमिनेंट रोल प्ले करता है या इसी का योगदान है। लैंग्वेज को ये टूल बताते हैं, यंत्र बताते हैं एक बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ये महत्वपूर्ण या महत्व देते हैं आपके सोशल इंटरेक्शन को, जो सामाजिक अंतरक्रिया है उसको ये महत्व देते हैं आपके लियो वाइगोस्की। इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। आपके गार्डनर से क्वेश्चन हुआ है, जो हार्वर्ड गार्डनर है, एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया हुआ है कि बुद्धि कई प्रकार के हो सकती है। इन्होंने एक बुक रिटर्न किया हुआ था, इस बुक को बोलते हैं फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड बुक के माध्यम से 1983 में इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात बताई है, और अलग अलग लोगों में अलग अलग योग्यता है, बुद्धि है, और कुल मिलाकर उसकी संख्या 8 इन्होंने बताया है। लास्ट और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन है लर्निंग डिसऑर्डर से आपका क्वेश्चन आया है। एक तो हम लोगों ने एडीएचडी के बारे में जाना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक प्रकार के लर्निंग डिसऑर्डर है, जो आपके अवधान को ब्रेक करता है या कहीं ना कहीं आपके अटेंशन को ब्रेक करता है, अटेंशन पे अफेक्ट करता है। और दूसरी एक है डिसलेक्सिया, एक है आपका डिसलेक्सिया जिसको रीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, ये रीडिंग डिसऑर्डर है। एक है आपका डिस्ग्राफिया जिसको आप राइटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं, ये राइटिंग डिसऑर्डर है। जो डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चे हैं उनको चीजों को पढ़ने में कठिनाइयां होगी, वो 12 को 21 पढ़ते हैं, डॉग को गॉड पढ़ते हैं। जो डिस्ग्राफिया है ऐसे बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। ओवरऑल यही कहानी है आपके 6 फरवरी सीटेट एग्जाम की, सीडीपी और टीबीएस की। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो कैसी लगी इसका प्रतिक्रिया जो है अपने कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। इसके अलावा जिन बच्चों का सीटेट का एग्जाम हो गया है, आप लोगों को विश यू ऑल द बेस्ट कि जल्द रिजल्ट आएगा और आप बेहतर रिजल्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं कल जो अंतिम एग्जाम है आज उसका एनालिसिस पेपर लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।